In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to study about specific relief by specific performance of contract, or you can say suit for specific performance of contract. Specific performance of contract से मुराद तामील मख्तस मुआहदा बै दावा करते हैं, तो दावे में भी यही लिखा होता है कि दावा तामील मख्तस मुआहदा बै। कॉमन लैंग्वेज में, स्लैंग लैंग्वेज में जिसे आप सट्ठे का दावा कहते हैं, वो बेसिकली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इन आवर रूटीन लाइफ एवरी पर्सन मेक्स sometimes agreement with other human beings, other fellows, and when one makes agreement, he also wants fulfillment of that agreement. Man who is making agreement, he always sought accomplishment or performance of that contract. In our routine life, when everyone wants to live amicably and peacefully, then performance of contract is focus. If one party doesn't fulfill his obligation for performance of contract, then that party is called wrongdoer or defaulting party. And the other party which is aggrieved from non-performance of that contract is called aggrieved party, मुतासरा party. तो जो मुतासरा party होगी, aggrieved party, that party has right to file or institute suit for specific performance of contract, यानी मुआहदा बै का दावा करे। इसमें जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो सेक्शन 12 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। वो स्पेसिफिकली इस सूट से डील करती है। हम उसका टेक्स्ट देखते हैं, मेन जो है क्या कंटेंट्स हैं सेक्शन 12 के। व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली और ए ट्रस्ट। कहता है कि जब एक एक्ट जो है एग्रीड हुआ है परफॉर्म करने का, मुकम्मल करने का, वो एक्ट क्या है, होली या पार्टली, मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर या एक ट्रस्ट के तौर पर एक एक्ट हुआ है और उसके ऊपर एग्रीड हुए हैं दोनों फरीकैन कि इसको मुकम्मल करना है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहदा है कि इसको परफॉर्म करना है मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर या एज ए ट्रस्ट के तौर पर करना है। ये अप्लाई होगा when there exists no standard for ascertaining the actual damage caused by non-performance of the act agreed to be done। जब कोई ऐसा स्टैंडर्ड ना हो, पैमाना या मेयार ना हो जिससे हम असरटेन कर सकें, मालूम कर सकें एक्चुअल डैमेज को, कि जो डैमेज जो है, जो नुकसान वाक़तन होगा किस सूरत में, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से होगा, यानी मुआहदे की अदम तकमील से, अदम तामील से जो नुकसान होना है वो सही तरह से असरटेन ना हो सके, मालूम ना हो सके, तब ये दावा होगा। थर्ड कंडीशन, व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज सच दैट पेक्यूनरी कंपनसेशन फॉर इट्स नॉन परफॉर्मेंस वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। जब एक एक्ट एग्रीड हुआ था, यानी एक मुआहदा हुआ है और उसकी नॉन परफॉर्मेंस के नतीजे में जो पिक्यूनरी कंपनसेशन है वो एडिक्वेट रिलीफ ना दे, नॉन परफॉर्मेंस इन अदम तकमील, अदम तामील की सूरत में मालियाती जो है कंपनसेशन या तलाफ़ी, यानी माली तलाफ़ी से तलाफ़ी ना हो, उस सूरत में ये दावा होगा कौन सा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके ज़रिए से स्पेसिफिक रिलीफ सीख किया जाएगा। चौथी कंडीशन, when it is probable that pecuniary compensation not be got for the non-performance of the act agreed to be done।
और जब ये क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी आए कि जो पेक्यूनरी कंपनसेशन है वो हासिल नहीं हो सकेगी फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट एग्री टू बी डन, अदम तकमील से, ये 4 कंडीशंस हैं। इन 4 सूरतों में हम दावा जो है तामील मख्तस, मुआहदा बै या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइल कर सकते हैं। पहली कंडीशन फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि जब मुआहदा हो और उसकी मुकम्मल या जुज़वी तामील या तकमील का मुआहदा हो या एज ए ट्रस्ट वो मुआहदा हो। सेकंड, जब कोई पैमाना ना हो कि जिसके ज़रिए से एक्चुअल डैमेज को मालूम किया जा सके, क्या वाक़यातन नुकसान कितना होगा। थर्ड, जब पेक्यूनरी कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ ना दे, यानी मालियाती तलाफ़ी से मुनासिब जो है रिलीफ ना मिले। फोर्थ है कि जब पेक्यूनरी कंपनसेशन जो है वो ना हासिल हो सके मुकम्मल तौर पर, ये प्रोबेबिलिटी आ जाए, ये इम्कान आ जाए, तो ये 4 कंडीशनें हैं। इन कंडीशनों में, इन सूरतों में हम क्या करते हैं, दावा दायर करते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इस दावा को दायर करने के कुछ इसेंशियल्स हैं, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स से मुराद लवाज़िमात हैं। उन लवाज़िमात को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई लवाज़िमा, कोई इसेंशियल इंग्रेडिएंट डेफिशिएंट हुआ, दावे में सुकम होगा, दावा जो है डिफेक्टिव समझा जाएगा। उनमें सबसे पहला जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन्फोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो इन्फोर्सेबल हो। सबसे पहला ये सवाल भी आपके जहन में आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एनी वैलिड एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी वैलिड एग्रीमेंट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वैलिडिटी उसे कहाँ से मिलनी है, लॉ के ज़रिए से, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ अगर वैलिड है, इलीगल नहीं है, तो वो वैलिड जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा होना चाहिए जो इन्फोर्सेबल हो, काबिल नफाज हो, जिसके ऊपर अमल दरामद हो सके। यानी ये तो हो सकता है कि मैं किसी से जो कोई बिल्डिंग ख़रीद लूँ, मैं किसी से दुकान ख़रीद लूँ, मकान ख़रीद लूँ, ये काबिल अमल है। लेकिन कोई आदमी ये क्लेम कर ले कि मैंने मीनार पाकिस्तान ख़रीद लिया है, मैंने घंटा घर ख़रीद लिया है, तो ये जो है ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट करता भी है, किसी से भी करता है, तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल ही नहीं। रिफ्यूज़ ऑन पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, दूसरी इसेंशियल कंडीशन इसमें दावा दायर करने के लिए कि हम उस वक़्त जो है एक लिहाज से कॉज ऑफ एक्शन हमें मिलेगा, बिनाए दावा हासिल होगी, जब रिफ्यूज़ल आ जाए ऑन दी पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। मुद्दा अलह, डिफेंडेंट कहते हैं मुद्दा अलह को। मुद्दा अलह जो है वो इनकार कर दे कि मैं ये मुआहदा जो है इसकी तकमील या तामील नहीं कराता, तो उस सूरत में फिर कोर्ट में जाके ये दावा किया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन, प्लेंटिफ मस्ट शो हिज विलिंगनेस टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑलवेज एंड एट एनी टाइम। जो प्लेंटिफ कहते हैं मुदई को लाजमी तौर पर अपनी विलिंगनेस शो करनी चाहिए कि मैं ये मुआहदा क्या पूरा करने के लिए, इसमें अपना हिस्सा अदा करने के लिए हर वक्त और हमेशा के लिए तैयार हूँ। ये नहीं कि मुद्दई साहब दावा दायर कर दें कि मुद्दा अलह है इसकी तकमील करे, लेकिन ख़ुद वो अपना हिस्सा अदा ना कर रहे हों, यानी जो उनकी ऑब्लिगेशन थी वो उन्होंने फुलफ़िल नहीं की मुद्दई ने, और वो मुद्दा अलह से ये कहे, तो उस सूरत में इक्विटी के उस असूल के मुताबिक उसका दावा जो है मेंटेनेबल नहीं होगा। हमने पढ़ा था ना कि ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, या ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। तो वो क्लीन हैंड से नहीं आ रहा, या अपनी इक्विटी जो सीख कर रहा है वो ख़ुद इक्विटेबल जो अपना जो राइट है वो उसमें अपना पार्ट प्ले करके परफॉर्म करके नहीं आ रहा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वही सेम चीज़ है, इन्फोर्सेबल हो, यानी एग्जीक्यूशन हो सके, ऐसा मुआहदा हो जिस पे अमल दरामद हो सके। एबिलिटी ऑफ प्लेंटिफ ऐसा होना चाहिए जो एबल हो, एलिजिबल हो,
ऐसा नहीं कि वो माइनर है, ल्यूनेटिक है तो फिर उस गार्डियन के थ्रू आएगा, या वो उसमें मुआहदे में फ़रीक ही नहीं है, स्टेक होल्डर ही नहीं है, पार्टनर ही नहीं है, तो उस सूरत में तो वो दावा नहीं कर सकता। एबिलिटी जो है उसके तहत उसे आना है। रिक्वायरमेंट ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करके है। यानी अगर आपने सट्ठे का दावा या दावा तामील मख्तस मुआहदा बै करना है तो मुआहदे की मुद्दत 3 साल है। 3 साल के बाद आएंगे तो दावा आपका लिमिटेशन की कैटेगरी में फ़ाल करेगा और लिमिटेशन के लिहाज से टाइम बार्ड होगा। फिर ऐसे मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा, फिर आपको कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन देने पड़ेंगी। इसके लिए फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन आएगी, वो देखेगी कि इसकी जो वो कंडोनेशन है जो सीक कर रहा है, इधर दैट कंडोनेशन इज़ बोना फाइडी, इज़ इन गुड फेथ और इन बैड फेथ, तो उसके मुताबिक वो फैसला करेगी। फिर यानी बाल जो है कोर्ट के अंदर आ जाएगी लिमिटेशन के लिहाज। तो ये भी इसेंशियल है कि व्हेन वन कम्स इन कोर्ट और नॉक्स द डोर ऑफ कोर्ट फॉर फाइलिंग सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ही शुड आल्सो फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये जो है मेन जो इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़े, ये तो हैं इसेंशियल्स। ऐसे डिफेंस भी हो सकते हैं, अगर हम इसके वाइस वर्सा करें वो डिफेंस हो जाएगा। यानी ऐसा मुआहदा जिसकी पिक्यूनरी कंपनसेशन हो सकती है, जिसे एडिक्वेट रिलीफ मिल सकता है और जो एग्जीक्यूटेबल नहीं है, या जिसमें मुद्दई खुद जो है अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो मुआहदा क्या हो जाएगा, उसमें डिफेंस आ जाएगा। अगर कोई ऐसा मुआहदा होता है, दावा उसमें होता है उस मुआहदे के मुताबिक उसकी रूह से, तो उसमें डिफेंस जो है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आप उस दावे को कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस दावे को चलाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स बेसिक्स हैं, ये 4 तो ऐसे समझ लें कि मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये बाकी जो दिए हुए हैं नीचे, ये उन्हीं 4 की एक लिहाज से इंटरप्रिटेशन है, तशरीह है, उनकी एप्लीकेशन की वो तौज़ीह है। जब दावा दायर करना है तो दावा अमूमन किसके ऊपर चलता है, बर्डन ऑफ प्रूफ पे। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्लेंटिफ। जो है क्लेम कर रहा है तो अपने क्लेम को साबित करना भी उसी की जिम्मेदारी है। ही हु क्लेम्स ही मस्ट हैव टू प्रूव हिज क्लेम। तो ओनस ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्लेंटिफ उस सूरत में अगर वो क्लेम कर रहा है, और इसमें केस को प्रेमा फेशियाई आर्गुएबल होना चाहिए। यानी ऐसा केस हो जो आर्गुएबल हो, मेंटेनेबल हो, प्रोसीडेबल हो। ऐसा ना हो कि जो प्रोसीडेबल ना हो, मेंटेनेबल ना हो और वो डिफेक्टिव हो किसी लिहाज से भी, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन से, कॉज ऑफ एक्शन के लिहाज से डिफेक्टिव है, किसी और ज़रिए से डिफेक्टिव है, तो वो दावा नहीं चल सकेगा। कोर्ट ने इंक्वायरी करनी है, कोर्ट ने देखना है कि ये मुआहदा कैसा है। इसमें वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट को ख़ुसूसी अहमियत दी गई है कि जो एग्रीमेंट किया गया है वो वैलिड हो, इनवैलिड एग्रीमेंट ना हो। अगर मुआहदा इनवैलिड है तो वो मुआहदा भी आगे नहीं चलेगा, वो मुआहदा उसके असास के ऊपर, उसकी बेस के ऊपर दावा मेंटेनेबल नहीं होगा। ये कंडीशंस जो है फुलफ़िल करनी है, उसके बाद जो है ये दावा जो है चलेगा। फिर कोर्ट ने शहादतें लेनी है और शहादतें दोनों तरफ से होनी है। यानी आसान लफ्ज़ में, इस सवाल से भी हट के थोड़ा सा मैं और जो है आसान लफ्ज़ों में तशरीह कर देता हूँ इसकी। दावा मुआहदा मख्तसब है, 2 आदमी हैं ए और बी। बी एक प्लाट बेच रहा है, एक मकान बेच रहा है, वो है 70 लाख का। अब ए ख़रीद रहा है, ए क्या करता है, उसे 20 लाख दे देता है, बाकी कहता है 6 महीने बाद, साल बाद 50 लाख दूंगा। अब जब साल बाद वो जाता है पैसे इकट्ठे करके मुआहदा की तकमील के लिए, तो बी जो है उसकी नीयत में खोट आ चुका है। उसे आगे कहीं से ऑफ़र आ गई 90 लाख की, 1 करोड़ की, वो आगे कहीं बेचना चाह रहा है, या वो इसके पैसों को गबन करना चाह रहा है। कुछ मुआहदे की तकमील से वो ऐसे कह लें डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है, डिनाइल शो कर रहा है बाई कंडक्ट। उस सूरत में जिस आदमी ने पैसे दिए हुए हैं
उसके पास क्या रिमेडी होगी, इक्विटेबल रिमेडी या स्पेसिफिक रिलीफ, यही होगा कि वो सूट फाइल करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। ये सूट जो है जब फाइल हो जाएगा, मेंटेनेबिलिटी से गुजर के शहादतों पे आना है, ओरल एविडेंस, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो ओरल में ही क्रॉस एग्जामिनेशन हो जानी है, पहले प्लेंटिफ के होने मुद्दई के, फिर ऐसे ही मुद्दा है डिफेंडेंट की ओरल एग्रीमेंट, फिर उसकी जो है जिरा होगी उस पर ओरल एग्रीमेंट, उस पर एविडेंस के ऊपर, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके बाद फाइनल जो है बहस आ जाएगी, फाइनल आर्गूमेंट्स, फिर कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये मुआहदा क्या है, एग्जीक्यूटेबल है, इन्फोर्सेबल है, इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये कंडीशंस हैं। वन हु सीक्स fulfillment of an agreement, he must have to fulfill these obligations, these prerequisites or these conditions. Then he can avail or he will be able to avail the remedy of specific performance of contract। यानी फिर उसका दावा जो मुआहदा बै है, वो मुआहदा तामील मख्तस बै है, वो दावा जो है डिग्री हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर इससे बरअक्स कोई सिचुएशन है, इसके कंट्रा कोई सिचुएशन है, उस सूरत में ये दावा जो है नहीं चलेगा, दावा खारिज हो जाएगा। तो ये सवाल बहुत अहम है, दावे इसके बहुत चलते रहते हैं मुआहदों के, इम्तिहान के लिहाज से भी अहम है, इन थ्योरी के लिहाज से भी, और प्रैक्टिस में भी ये दावा बहुत चलता है।